में 20 खबरों का सिलसिला। देवघर, बाबा का नगर, परंपरा का शहर। यहाँ कई परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार पूरे 1 महीने तक खिचड़ी से किया जाता है और इसके लिए श्रृंगारी परिवार अपने हाथों से खिचड़ी बनाता है, जिसे मकर संक्रांति से लेकर 14 फरवरी तक चढ़ाया जाता है। 1 महीने तक अपनी सुविधा अनुसार बाबा पर प्रतिदिन विशेष भोग खिचड़ी अर्पित की जाती है। बाबा पर चढ़ने वाली खिचड़ी विशेष तरह से बनती है। ये उड़द की दाल, अरवा चावल, शुद्ध मसाले और गंगा जल से बनाई जाती है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रृंगारी परिवार को गंगा जल उपलब्ध कराया जाता है, फिर इसे बड़ी ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। मंदिर के पुजारी इस पवित्र खिचड़ी को चढ़ाते हैं। उसके बाद ये खिचड़ी भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। खिचड़ी महाप्रसाद लेने के लिए भक्तों में होड़ लग जाती है। इसके लिए भक्त घंटों इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस खिचड़ी को खाने से बीमारियां दूर होती हैं और सौभाग्य घर आता है। आपने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी तो देखी होगी, लेकिन झारखंड के बोकारो में इस दिन तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। लोग तीर धनुष लेकर निशाना लगाते नजर आए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी बड़े ही रोमांच के साथ इसमें शामिल हुए। दरअसल बोकारो के कसमार प्रखंड में मकर संक्रांति के मौके पर अनूठी तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये प्रतियोगिता ना तो मेडल के लिए, ना ट्रॉफी के लिए और ना ही नकद इनाम के लिए होती है। ये प्रतियोगिता होती है तो सिर्फ 1 एकड़ जमीन के लिए। इसमें विजेता को 1 वर्ष के लिए करीब 1 एकड़ जमीन खेती के लिए उपहार में दी जाती है। दशकों से चली आ रही ये परंपरा बेजा बिंदा के नाम से जानी जाती है। करीब 100 साल पहले इस अनूठी परंपरा की शुरुआत की गई थी। प्रतियोगिता में प्रतिभागी केले के थंब पर निशाना साधते हैं। पहला निशाना लगाने वाला विजेता होता है। बताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में हर वर्ष दर्जनों प्रतिभागी बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। कई प्रतिभागी बतौर विजेता हैट्रिक मार चुके हैं। इस वर्ष भी इस अनूठी प्रतियोगिता को लेकर ग्रामीण उत्साहित रहे और इसकी तैयारी में जुटे थे। रात का मंजर, जहां तक नजर वहां तक रोशनियों का नगर। आसमान में एक से एक अनोखे नजारे, लेकिन रंग बिरंगे आतिशबाजी देखकर कंफ्यूज मत होइए। तस्वीरें ना तो दीपावली के हैं और ना ही क्रिकेट में मिली जीत के जश्न को दुगना करने के लिए यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अनार छोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, हवा में इठलाती बलखाती पतंगे कहाँ से आ गईं? मकर संक्रांति पर दिन में तो खूब पतंगबाजी होती है। लोग अपने घर की छत पर मैदान में जमकर पतंगबाजी करते हैं, लेकिन हैदराबाद के बेगम बाजार में रात के समय लोग पतंगबाजी का शौक पूरा करते हैं। पतंग जिस तरह से गुजरात में उड़ाते, राजस्थान में उड़ाते, आंध्र प्रदेश में उड़ाते, मुंबई में उड़ाते, उसी तरह से हैदराबाद में भी पतंग जिस तरह से उड़ाते, मुझे लगता है कि देश भर में इस तरह का ये जो माहौल है हमें देखने को नहीं मिलता। तमाम एहतियात बरतते हुए तमिलनाडु स्थित मदुरई के पलमेड़ु क्षेत्र में जल्लीकट्टू का आयोजन शुरू हो गया है। मदुरई जिला कलेक्टर अनीश शेखर बताते हैं कि खेल के दौरान सभी को सुरक्षित रखने के लिए उचित बैरिकेडिंग सुनिश्चित की गई है और 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आपको बताते चले कि पोंगल के त्योहार के दौरान विशेष रूप से तमिलनाडु में मवेशियों की पूजा की जाती है। इसमें जल्लीकट्टू के नाम से एक आयोजन आकर्षण का केंद्र रहता है। जल्लीकट्टू के खेल में एक सांड को भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है। इस खेल में वहां मौजूद खिलाड़ी अधिक से अधिक समय तक सांड के कुबड़ को पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले कि मदुरई के 3 गांवों में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाना है। 16 जनवरी को पलमेड़ु और 17 जनवरी को अलंगनालुर में जल्लीकट्टू खेला जाना है। इसके पहले जिला प्रशासन ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। गाइडलाइन के अनुसार सांडों को काबू करने वालों को 2 डोज वाले कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्रों के साथ अपनी फोटो जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। जल्लीकट्टू आयोजन से 2 दिन पहले कोविड नेगेटिव प्रमाण पत्र भी पेश करना होगा। ये वो दरबार है जहां हमेशा रहमतों की बारिश होती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी फैज़ पाते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सभी धर्मों के लोग आते हैं।
कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज सभी की मुरादों पर मुहर लगाते हैं, तभी तो हर पर्व त्योहार पर लाखों ज़ायरीन ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं। हजारों अकीदतमंद अपनी अकीदत का नजराना लेकर इस बारगाह में पहुंचते हैं। इस बार हैदराबाद से आए एक ज़ायरीन ने चांदी का ताज पेश किया। ज़ायरीन ने बताया कि गरीब नवाज के करम से उनकी हर मन्नत पूरी होती है। इन्होंने अपने पोते की मन्नत मांगी है। वैसे तो ये ज़ायरीन हर साल गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार उर्स की शुरुआत पर इन्होंने चांदी का ताज पेश किया। अजमेर पहुंचे हैदराबाद के ज़ायरीन रफीक ने दरगाह पहुंचकर चादर और फूल के साथ ही चांदी का ताज पेश किया। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन मुंबई जैसे महानगर में जहां देश के हर कोने के लोग रहते हैं, जहां हर संस्कृति का मेल नजर आता है, वहां हर त्योहार साथ मनाने की परंपरा रही है। पोंगल सेलिब्रेशन की तस्वीरें मुंबई के सायन कोलीवाड़ा से आई हैं। यहाँ न सिर्फ उत्तर भारतीय बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी पोंगल सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। आपको बताते चले कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार सबसे प्रमुख है। भगवान सूर्य को समर्पित पोंगल 4 दिनों तक चलता है। भगवान शिव को योग का प्रवर्तक माना जाता है। देवाधिदेव महादेव की ये प्रतिमा योग के प्रति लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए है, इसलिए इसका नाम आदि योगी है, यानी प्रथम योगी। तस्वीरें कर्नाटक की हैं। कोयम्बटूर में नदी हिल्स की तलहटी में मकर संक्रांति के मौके पर रविवार को आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। आदि योगी की प्रतिमा का निर्माण चिकबल्लापुर जिले के नंदी हिल स्थित ईशा फाउंडेशन परिसर में किया गया है। आश्रम की स्थापना भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए की गई है। आदि योगी की प्रतिमा के अनावरण से जुड़े कार्यक्रम में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव की बेटी राधे जग्गी की भरतनाट्यम प्रस्तुति और केरल के अग्नि नृत्य थेयम का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। इस खास अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश भी उपस्थित थे। पर्यटन विभाग की ओर से मकर संक्रांति पर हवा महल नाइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के लिए हवा महल उत्सव का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल का उद्देश्य देसी विदेशी सैलानियों समेत जयपुर वासियों में विरासत के प्रति चेतना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना था। इस दौरान शहर वासियों के बीच जैसे ही मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे तो जनता उत्साहित हो गई। मुख्यमंत्री ने भी जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस बीच एक बच्ची सीएम से मुलाकात करने की कोशिश करते दिखी। ये मुखौटा नृत्य इसलिए ताकि लोगों के रोग कलेश नष्ट हों, देवों की कृपा बनी रहे, प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता रहे। तस्वीरें बिहार के बोध गया की हैं। यहाँ विश्व शांति की कामना के लिए बौद्ध लामाओं ने मुखौटा नृत्य किया। इसे बौद्ध लामाओं के द्वारा देव देवियों, दैत्यों और जानवरों का मुखौटा और पारंपरिक परिधान धारण कर किया जाता है। भूटान में मान्यता है कि इस डांस को देखने मात्र से सभी प्रकार के पापों का नष्ट हो जाता है। मुखौटे नृत्य में भूटान की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। 3 दिवसीय मुखौटा डांस शुरू होने से पहले लामाओं को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र वादन के बीच मुखौटा धारण कर डांस करते हैं। इसका प्रशिक्षण भूटान के अलावा सिर्फ बोधगया में ही दिया जाता है। इस तरह के डांस का प्रचलन भूटान के अलावा भारत के लद्दाख और अन्य देशों में भी है। इसका आयोजन भूटानी कैलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथि को किया जाता है। आमतौर पर किसी भी विवाह में ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर नाचते झूमते बाराती नजर आते हैं,
लेकिन एमपी के बैतूल में एक ऐसी अनूठी शादी देखने को मिली जिसमें वर वधू ने बिना किसी दिखावे के एक बड़ा संदेश दिया और भारत के संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामा। बैतूल के युवा वकील दर्शन बुंदेला और उनकी दुल्हन राजश्री बचपन के दोस्त हैं और दोनों जातिवाद के घोर विरोधी रहे हैं। साथ ही इन दोनों की भारत के संविधान में गहरी आस्था है। इसी वजह से इन्होंने अपनी शादी में वरमाला से पहले भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और संविधान को साक्षी मानकर वरमाला डाली। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए जो इस देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग, सभी समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार देता है, उसको पढ़ते हुए हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। दर्शन बैतूल में वकालत करते हैं जबकि राजश्री हरदा जिले के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। कॉलेज के दिनों से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही देश और संविधान को लेकर दोनों की एक जैसी विचारधारा। दोनों चाहते हैं कि देश की भावी पीढ़ियां संविधान में निहित अपने अधिकारों को समझें और जातिवाद मुक्त समाज का निर्माण करें। आपने आदमखोर बाघों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कोई बिल्ली भी नरभक्षी हो सकती है? हैरान हो गए ना? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। यहाँ एक मुस्लिम परिवार के 2 महीने की बच्ची लापता हो गई है, जिसके बाद मासूम की मां ने दावा किया है कि इलाके में एक नरभक्षी बिल्ली घूम रही है जो मासूमों का शिकार कर रही है। इस वारदात के बाद गांव में सनसनी फैली हुई है। दरअसल पूरा मामला झांसी जिले के पूछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले नसरुद्दीन के परिवार में 2 महीने पहले बच्ची का जन्म हुआ था। मासूम की मां रिजवाना का कहना है कि बच्ची को 1 साल के बेटे के साथ घर में लगे बिस्तर पर लिटाकर किसी काम से वो बाहर चली गई थी, लेकिन जब वापस आकर देखा तो उसका कहीं अता पता नहीं था। रिजवाना ने इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने पहले तो काफी देर तक उसको तलाशा, लेकिन जब पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से भी तलाशी ली, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। इस सनसनीखेज घटना के बाद झांसी जिले के एसएसपी राजेश एस का कहना है कि जांच के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के चिल्ड्रंस पार्क में 6 से 23 जनवरी तक चलने वाला यूनिवर्सल एक्सपो परवान चढ़ चुका है। यहाँ लोग दूर दूर से खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। किताबें, होम डेकोरेशन के आइटम्स, कपड़े, क्या नहीं है यहाँ। एक ही परिसर में जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से लेकर शौक तक के तमाम सामान यहाँ मिलते हैं। होम डेकोरेशन के स्टॉल को ही देख लीजिए, जहाँ 200 से लेकर 1 लाख तक की कीमत का सामान उपलब्ध है। यहाँ पर हम चंडीगढ़ से आए हैं, हमने यहाँ फर्स्ट टाइम शो किया है और यहाँ का रिस्पांस देखना है, अच्छा है या क्या बैड है, जो भी है। अगर अच्छा होएगा तो हम नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे और इससे अच्छा सामान लेकर आएंगे। पूरा डेकोरेट होम डेकोर आइटम है हमारे पास, सब ग्रास में है, इसमें क्रिस्टल में है और हमारे पास 1 लाख से 200 तक की से वो है प्राइस। इसमें मैं आके बहुत अच्छा लगा। मैं 2 साल से आ रहे हैं, इधर रिस्पांस मेरे को बहुत अच्छा मिला। पुराना कस्टमर ही ज्यादा आता है और स्टोन का बारे में सर्टिफिकेट के साथ हम देता है, एकदम 100% रिजल्ट आता है। सेना दिवस पर उत्तरी कमान ने उधमपुर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मिलिट्री वेपन एंड इक्विपमेंट डिस्प्ले का आयोजन किया। यहाँ युद्ध में सहायक हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। हथियारों का सैन्य प्रदर्शन स्थानीय जनता के दिल और दिमाग में राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण में गर्व और विश्वास की भावना पैदा करने का माध्यम रहा। सैन्य उपकरणों का एक दिन का प्रदर्शन लोगों को ये देखने का दुर्लभ अवसर देता है कि भारतीय सेना देश को सुरक्षित रखने के लिए कैसे काम करती है। युवाओं को उपकरणों और हथियारों से परिचित कराने के अलावा इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना भी था। कार्यक्रम में सेना की तरफ से सैनिक ऑपरेशन का भी प्रदर्शन किया गया। एक हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। सैनिक रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और दुश्मनों पर हमला किया। इसके जरिए दिखाया गया कि किस तरह से हमारी सेना दुश्मनों के नजदीक पहुंचकर अचानक से हमला कर उनका खात्मा करती है। ट्रेन में अक्सर झगड़े, मारपीट, गाली गलौज और चोरी की घटनाओं के बारे में सुनने और पढ़ने को मिलता है, लेकिन ये सबसे अलग खबर है।
एक बच्चा जब अपना पसंदीदा खिलौना सफर के दौरान ट्रेन में छोड़ गया तो भारतीय रेलवे ने खुद घर जाकर उसे खिलौना लौटाया। जी हाँ, रेलवे से जुड़ा ये अपने आप में शायद पहला और अनोखा मामला है। दरअसल 19 महीने का बच्चा अपने माता पिता के साथ सिकंदराबाद अगरतला के बीच सफर कर रहा था। बच्चा और परिवार गृहनगर पहुंचने पर पसंदीदा खिलौने को भूल से छोड़ गए। एक सहयात्री ने जब बच्चे के खिलौने को देखा तो उसने रेल मदद ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत में लिखा कि बहुत अच्छा होगा अगर रेलवे बच्चे को ये खिलौना लौटा दे। रेलवे अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रेन की लोकेशन को ट्रेस कर खिलौना बरामद किया। रेलवे की टीम खिलौने को लेकर मोहित के घर पहुंच गई तो खिलौना पाकर बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। छू करके कैसा लगा, कैसी फीलिंग लगी कि आज मैंने हमारा માટે તો બહુ મસ્ત એક્સપિરિયન્સ છે, કારણ કે અમે લોકો એવું એક્સપેક્ટ કરીએ કે જ્યારે અમારે બરફને ટચ કરો ત્યારે અમારે शिमला मनाली જવાનું है। बर्फबारी के लुत्फ के लिए शिमला मनाली जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। माउंट आबू अब शिमला मनाली का मजा दे रहा है। जी हाँ, माउंट आबू में सर्दी का 28 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। मकर संक्रांति पर जहां सूर्य के उत्तरायण होते ही तापमान में गर्मी आती थी, वहां बर्फ जम रही है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा -7 डिग्री लुढ़का हुआ है। इससे पहले साल 1994 में यहाँ माइनस में तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। आबू की वादियां सैलानियों से गुलजार हैं। जगह जगह सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। सैलानी अपने कैमरों में इन नजारों को कैद कर रहे हैं। माउंट आबू में नक्की झील पर सैलानी सूरज की पहली किरण को देखने के लिए आते हैं। अल सुबह से ही सैलानी सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई देते हैं। देश के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक जम्मू और कश्मीर का गुलमर्ग इन दिनों सैलानियों को खासा लुभा रहा है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ सैलानी जमकर आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। वी लव गुलमर्ग। तो अभी आप स्की कर रहे हैं यहाँ या सर, या ठंड में बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही मजा, मस्त मौसम में मस्त नजारे हैं। इट्स वेरी लाइक। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी व्यूज बताइए। ब्यूटीफुल गुलमर्ग। गौरतलब है कि गुलमर्ग के हरे भरे ढलान, बर्फबारी और खूबसूरत फूल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बॉलीवुड के लिए ये एक खास जगह है। यहाँ पर कई बेहतरीन फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। इस स्थान को पहले गौरीमर्ग के नाम से जाना जाता था। 16वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक ने इस स्थान का नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया। हिल स्टेशन के रूप में इसकी स्थापना साल 1927 में ब्रिटिश शासकों ने की थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने यहाँ गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ कोर्स का निर्माण भी कराया था। इंसानियत और दरियादिली की वजह से दुनिया में अच्छाई आज भी कायम है। कई ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनमें से कुछ पशु प्रेमी भी होते हैं जो बेजुबानों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं होते। ऐसा ही एक वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक नन्ही चिड़िया जो ठंड की वजह से लोहे की पाइप से चिपक गई थी। उस तड़पती हुई चिड़िया को एक शख्स ने जिस तरह से उसे बचाया, उसने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नन्ही चिड़िया ठंड के मौसम की वजह से लोहे के पाइप से चिपक गई है। वो तड़प रही है मगर उसके पैर नहीं छूट रहे। तभी एक दयालु शख्स की नजर उस पर पड़ी। उसने अपने हाथों से पहले उसे गर्म किया। उस दौरान उसने अपनी जबान में उसे मोहब्बत और दिलासा भी दिया। उसके बाद उसे छुड़ाकर आजाद कर दिया। वीडियो को देखकर लोग उस दरियादिल इंसान को इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं। हजारों वर्षों से बाघ को सबसे मजबूत, सबसे बहादुर और आक्रामक माना जाता है, तभी इसे जंगल का राजा कहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो में बाघ की चालाकी पर बंदर की चाल भारी पड़ जाती है और उसे हार माननी पड़ती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाघ एक पेड़ पर बैठे बंदर का शिकार करने के लिए धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है। बंदर को तब तक आभास नहीं होता, पर जब बाघ उसके कुछ करीब पहुंचता है तो बंदर भी ऊपर की ओर भागने लगता है। एक समय वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बैठ जाता है। धीरे धीरे बाघ भी बंदर के बेहद करीब पहुंच जाता है। वो हाथ से झपट्टा मारने की कोशिश करता है तो बंदर टहनी पकड़कर झूल जाता है।
बाघ उसे दबोचने की कोशिश करता है, तभी बंदर दूसरे पेड़ पर कूद जाता है और बाघ धड़ाम से नीचे आ गिरता है। शादी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ ही जचती है। लोगों की निगाहें दूल्हे को तलाशती हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ कुत्ता दूल्हा बना है? आपने इंसानों की शादी होते खूब देखा होगा, लेकिन यूपी के अलीगढ़ में एक डॉग कपल की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ टॉमी और जेली की धूमधाम से शादी हुई। टॉमी दूल्हा बना और जेली दुल्हन। इस दौरान लोगों ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया। टॉमी और जेली ने 7 फेरे लिए। शादी पूरी तरह उसी तरह से हुई जैसे इंसानों की होती है। टॉमी और जेली की शादी मकर संक्रांति पर की गई। शादी का आयोजन बहुत धूमधाम से हुआ। जेली की तरफ से आए लोगों ने टॉमी की तरफ के लोगों को तिलक लगाए। ढोल नगाड़ों के साथ बारात शादी स्थल पर पहुंची। शादी में बाकायदा पूरे गांव में दावत दी गई। देसी घी का खाना परोसा गया, जिसे आस पड़ोस के कुत्तों में भी बांटा गया। पंडित जी की मौजूदगी में टॉमी और जेली के 7 फेरे करवाए गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी लोगों को खूब लुभाती नजर आई है। इस शो में 100 से अधिक प्रजाति के फूल और पौधों को रखा गया था। आयोजन के दौरान दुर्ग विधायक और महापौर भी पहुंचे। इस आयोजन का बच्चों और बड़ों ने जमकर आनंद लिया। विधायक जहां अपना स्केच बनवाते दिखे, तो वहीं सेल्फी जोन में लोगों ने अपने परिवार के साथ जमकर फोटो खिंचवाए। अधिक भीड़ होने के चलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क के फ्रंट गेट को बंद कर दिया गया था। आयोजन के लिए पार्क के पिछले गेट को खोला गया था। यहाँ पार्किंग और दूसरी व्यवस्था को भी अच्छा किया गया था। गेट पर ही फूल और पौधों को बेचने वालों को भी जगह दी गई थी। गार्डन के अंदर फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। यहाँ सबसे अधिक गुलाब, गेंदा और झरबेरा के फूलों की वैरायटी देखने को मिली। आयोजन के दौरान लड़कियों के लिए मेहंदी और बच्चों के लिए प्ले जोन की व्यवस्था की गई थी। लोगों ने दुर्ग नगर निगम के इस आयोजन को खूब सराहा।